दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच यूनाइटेड नेशंस। यहाँ हर देश अपनी ताकत, अपनी सोच और अपनी राजनीति का दम भरता है, लेकिन इस बार वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ खड़े हैं तुर्की के प्रतिनिधि और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों आमने सामने, माहौल गर्म और अचानक कश्मीर मुद्दा फिर से उछाल दिया जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। तुर्की के बाद सऊदी अरब भी पाकिस्तान की लाइन पकड़कर कश्मीर पर बयानबाजी करने लगा और दोस्तों यहीं से खेल पलट गया, क्योंकि भारत ने उसी मंच से ऐसी चाल चली कि सबकी बोलती बंद हो गई। यूनाइटेड नेशंस का यह मोड सिर्फ बहस नहीं था, बल्कि आने वाले वक्त में भारत की दोस्ती, दुश्मनी और कूटनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दोस्तों जरा सोचिए, न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस में अचानक ऐसा सीन बनता है कि सबकी नजरें एक ही जगह टिक जाती हैं। स्टेज पर एक तरफ खड़ा है तुर्की का डेलीगेट, जो भारत की ताकत पर तंज कसता है और कहता है भारत वीटो पावर के लायक ही नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे मंच पर कोई देश चुप बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं एंट्री होती है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की। उन्होंने वो जवाब दिया जो सिर्फ तुर्की को नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर डेलीगेट के दिल दिमाग में गूंज गया। 2 दिन के अंदर जयशंकर ने ऐसा खेल खेला कि 12 देशों के विदेश मंत्री खुद भारत की तरफ खींचते चले आए। अब बड़ा सवाल ये है, क्या तुर्की और सऊदी की ये चाल भारत को रोक पाएगी, या फिर जयशंकर का ये कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक सब पर भारी पड़ चुका है? चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को थोड़ी गहराई के साथ समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कई सालों से ये चर्चा चल रही है, क्या भारत को आखिरकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलेगी या नहीं। ये मुद्दा अक्सर उठता है, लेकिन हाल ही में इसमें आग लगा दी खुद यूएन के सबसे बड़े अधिकारी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने। उन्होंने खुलकर कहा, अब वक्त आ चुका है कि 1945 में बने इस पुराने सिस्टम को बदला जाए। सोचिए, वही सिस्टम जो वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, क्या आज भी उतना ही प्रासंगिक है? बिल्कुल नहीं। गुटेरेस ने साफ संकेत दिए कि 2025 तक एक नया यूएनएससी बनना चाहिए, नए सदस्य, नए नियम और नई आवाजों के साथ। और जब उन्होंने कहा कि जो देश आज दुनिया में ताकतवर आवाज बन चुके हैं, उन्हें वीटो का हक मिलना चाहिए, तो पूरा हॉल समझ गया कि इशारा भारत जैसे देशों की तरफ है। मतलब साफ है, अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि खुद यूनाइटेड नेशंस के शीर्ष अधिकारी भी मानने लगे हैं कि अगर दुनिया को निष्पक्ष बनाना है तो वीटो पावर भारत को मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, जब बात आई भारत को यूएन में स्थायी सीट देने की, तो पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद जगी। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे दूसरों की तरक्की चुभ जाती है, और इस बार वो है तुर्की। भारत के लिए सीट की चर्चा तेज हुई और तुर्की का चेहरा उतर गया, लेकिन सीधा विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। चालाकी ये की कि यूनाइटेड नेशंस के मंच से कश्मीर का मुद्दा फिर से छेड़ दिया। सोचिए, पिछले साल तो एर्दोगान चुप थे, लेकिन इस बार अचानक पाकिस्तान को खुश करने के लिए वही पुराना कार्ड निकाल लिया। सवाल ये है, आखिर तुर्की को भारत की ताकत क्यों इतनी खटक रही है? क्या सिर्फ कश्मीर का बहाना है, या इसके पीछे कोई और बड़ा डर छुपा है? दोस्तों जरा सोचिए, यूएन में भारत को स्थायी सीट दिलाने की बात चल रही थी, माहौल गर्म था, सब गंभीर चर्चा कर रहे थे। तभी तुर्की के प्रतिनिधि खड़े हुए और शुरू हो गई वही पुरानी कसैट। कहने लगे, भारत अल्पसंख्यकों पर जुल्म करता है, भारत अपने पड़ोसियों से झगड़ा करता है, भारत अमेरिका यूरोप की बात नहीं मानता। अब जरा सोचो, ये बातें कोई सीरियस मुद्दा थीं या सिर्फ भारत को रोकने की एक चाल? असलियत तो यही है कि तुर्की को भारत की बढ़ती ताकत हजम ही नहीं हो रही, और इसलिए कश्मीर का राग अलाप कर पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, तुर्की शायद ये भूल रहा है कि आज का भारत किसी के आरोप चुपचाप सुनने वाला नहीं है। अब जवाब भी आता है, और ऐसा जवाब कि सामने वाले की कुर्सी तक हिल जाए। दोस्तों, असली मजा तो तब आया जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हुए। उन्होंने माइक उठाया और बिना घुमाए फिराए सीधा वार किया। सबसे पहले बोले, जो मुल्क खुद पाकिस्तानी आतंकियों को पालता पोसता है, उसे दूसरों को इंसानियत का लेक्चर देने का कोई हक नहीं। ये सुनते ही पूरा हॉल शांत। तुर्की का दोहरा चेहरा सबके सामने खुल गया। लेकिन बस इतना ही नहीं, जयशंकर ने दूसरा वार और भी घातक किया। उन्होंने तुर्की को याद दिलाया, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की हालत देखो अपने घर में, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद पर नजर डालो। अब सोचो दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, अपने घर की खिड़की टूटी हो और दूसरों के घर की दीवार पर ताने कसो। और फिर जयशंकर ने वो लाइन बोली जिसने पूरा हॉल सन्न कर दिया। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा, अर्मेनियाई, ग्रीक और ईसाई समुदायों के साथ तुर्की ने क्या किया था दुनिया भूली नहीं है। बस इतना सुनते ही तुर्की की हवा निकल गई।
एक एक बात में जयशंकर ने न सिर्फ तुर्की को आईना दिखाया बल्कि बाकी देशों को भी साफ संदेश दिया कि भारत अब हर मंच पर अपने दम पर खड़ा है। और आखिर में जयशंकर ने तुर्की के प्रतिनिधि को ऐसा सबक दिया जो हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा, आपका काम अपने देश की परेशानियां उठाना है, दूसरों पर कीचड़ फेंकना नहीं। यानी साफ संदेश, नया भारत किसी की बकवास चुपचाप सुनने वाला नहीं है। अब हम बचाव में नहीं, सीधा पलटवार करते हैं। दोस्तों, यही है आज की भारतीय कूटनीति, तेज, धारदार और निडर। जयशंकर के इस जवाब ने दुनिया को बता दिया कि अब भारत को हल्के में लेना नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा न्यूयॉर्क का हाल सुनिए, जहां दुनिया भर के नेता जुटे हैं और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सिर्फ मंच पर भाषण देने नहीं बल्कि एक तरह की कूटनीतिक मैराथन दौड़ रहे हैं। सिर्फ शुरुआती 2 दिनों में ही उन्होंने 12 देशों के विदेश मंत्रियों से 1-on-1 मीटिंग्स निपटा डाली। सोचो, अमेरिका से लेकर नीदरलैंड्स, सिंगापुर, श्रीलंका और मालदीव तक सबके साथ सीधी बातचीत। यानी एक तरफ दुश्मनों को करारा जवाब और दूसरी तरफ दोस्तों का दायरा और मजबूत करना। ये है नया भारत, जो अब ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ सुनने नहीं बल्कि दिशा तय करने निकला है। इतना ही नहीं दोस्तों जी, जयशंकर सिर्फ 1-on-1 मीटिंग्स तक नहीं रुके। उन्होंने यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के 25 से ज्यादा देशों के साथ 2 बड़ी ग्रुप मीटिंग भी कर डाली। और ये तो बस ट्रेलर है, आने वाले दिनों में ये गिनती 30 से ऊपर जाने वाली है। यानी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और पकड़ का सबसे बड़ा सबूत। लेकिन जैसे ही माहौल भारत के हक में जाता दिखा, तभी वो खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज तो आ ही नहीं सकता। यूएन में फिर से कश्मीर का राग छेड़ दिया। पर इस बार ट्विस्ट ये था कि पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके साथ खड़ा था वही देश जिसे भारत हमेशा अपना दोस्त मानता आया है, सऊदी अरब। दरअसल पाकिस्तान ने OIC यानी इस्लामिक देशों के संगठन के अंदर कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर की मीटिंग बुलाई। इस ग्रुप में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, नाइजर और सऊदी अरब शामिल हैं। और इन 5 ने मिलकर एक प्रस्ताव पास कर दिया जिसमें कश्मीर में मानवाधिकारों की बात करके भारत को ही घेरने की कोशिश की गई। अब तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान प्रेम तो दुनिया जानती है, लेकिन इस ग्रुप में सऊदी अरब का नाम देखना भारत के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं था। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, साल 2023 जब भारत ने G20 समिट होस्ट किया था, उसी मंच पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने क्या कहा था याद है? उन्होंने बड़ी शान से कहा था, अगर भारत जैसे देश को UNSC में स्थायी सीट मिल जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात होगी। यहाँ तक कि उन्होंने वो मशहूर लाइन भी दोहराई थी, दुनिया सिर्फ 5 देशों से कहीं बड़ी है। लेकिन आज जब तुर्की के UN प्रतिनिधि का रुख देखते हैं तो तस्वीर उल्टी नजर आती है। मतलब सामने से दोस्ती और पीछे से पूरा विरोध। असल में तुर्की यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस नाम के उस ग्रुप का हिस्सा है जो शुरू से ही भारत की स्थायी सदस्यता रोकने में लगा हुआ है। तो साफ है दोस्तों, एर्दोगान का वो बयान सिर्फ कूटनीतिक मिठास था। हकीकत में तुर्की आज भी भारत के रास्ते में रोड़े अटका रहा है। अब जरा फोकस करते हैं दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों पर, भारत और अमेरिका। इस वक्त हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका में डटे हुए हैं और वहां ट्रेड डील पर जोरदार बातचीत चल रही है। और सुनिए, खबरें ये कह रही हैं कि इन मुलाकातों ने व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है। अमेरिका को पीयूष गोयल की बातचीत इतनी दमदार लगी कि अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने के सिग्नल मिलने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल के अंत तक होने वाली क्वाड समिट में ट्रंप भारत की जमीन पर उतर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क में जयशंकर और अमेरिकी अधिकारियों की लगातार बैठकों से ये साफ झलक रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या वाकई ये मुलाकातें भारत अमेरिका रिश्तों में नया अध्याय लिखने वाली हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।